हाय साथियों, मैं मनीष कुमार। आज भारतीय संविधान का पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। इसमें ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान चैप्टर 1। इसमें बोल रहा है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। प्लासी की लड़ाई कब स्टार्ट हुई थी? 23 जून 1757। प्लासी की लड़ाई अंग्रेज की ओर से कौन नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अब बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764। अंग्रेज की ओर से कौन नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो। अब भारत की ओर से मुंगेर से कौन था इसमें? मीर कासिम। और इलाहाबाद से कौन था? सुजाउद्दौला था। और दिल्ली से कौन था? शाह आलम द्वितीय। यानी प्लासी की लड़ाई या बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न थे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसी के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसमें विशेषताएं था। इस अधिनियम द्वारा यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसमें ध्यान दीजिएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा एम्पियर। और अन्य 3 न्यायाधीश कौन था? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। आगे ध्यान दीजिएगा। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस लिए था? व्यापारिक मामलों के लिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किस लिए? राजनीतिक मामलों के लिए था। आगे ध्यान दीजिएगा। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की बात की गई थी? 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम देखिएगा। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। आगे देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए हैं। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति
की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 के चार्टर अधिनियम देखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम देखिएगा। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव की नियुक्ति की गई। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखिएगा। इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति मिली। आगे ध्यान दीजिएगा। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। आगे ध्यान दीजिए। 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह बंद किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसे मल्ले मिंटो सुधार कहते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसी में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक कौन थे? लॉर्ड मिंटो ही थे। आगे ध्यान दीजिए। 1909 में लॉर्ड मर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत किए जाते थे। आगे ध्यान दीजिए। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया: आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आगे ध्यान दीजिए। 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी: अखिल भारतीय संघ 2 था प्रांतीय स्वायत्तता, यानी इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को अंत कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया। ठीक, आगे देखिएगा। 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की उक्ति। नेहरू गुलामी का अधिकार पत्र और एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, किसका? नेहरू की उक्ति थी। अंबेडकर का उक्ति है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे
बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। इसमें संघीय न्यायालय की व्यवस्था किया गया। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता रही। भारत परिषद का अंत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बम्बई में से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गई। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्य में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनकी मंत्री मंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है, तब तक ये विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया। दूसरा चैप्टर देखिएगा, भारतीय संविधान सभा। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में प्रस्तुत किया था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग की थी, जिसे 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना? 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के लिए, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ की। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। यहाँ देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति क्या बोलिएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी
तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम और प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था? HC मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदलोई। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति AB ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने 17 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बार संविधान सभा को संबोधित किया, यानी संविधान सभा में पहली बार बोले। उस दिन अंबेडकर ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा, शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व। हिंदू के लिए कितना सदस्यों की संख्या थी? 163। मुस्लिम के लिए 80, अनुसूचित जाति के लिए 31, भारतीय ईसाई के लिए 6, अनुसूचित जनजाति 6, सिख के लिए 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसी 3। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना थी? 15। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को एवं दूसरे उपाध्यक्ष BT कृष्णमाचारी 16 जुलाई 1947 को चुने गए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। BN राव भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा कब संकल्प पारित किया गया था? 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। यानी प्रारूप समिति का गठन कब हुई? 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जो इस प्रकार था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधव राव, BL मित्र के स्थान पर DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई थी। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, जो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में हुई। मंत्री और विभाग देखिएगा। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री, जो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में बना था, कौन? वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री C राजगोपालाचारी। कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन हो जाएगा? CH भाभा। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। रेलवे मंत्री आसफ अली। श्रम मंत्री जगजीवन राव। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य, जो 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी में बने। वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली खां। वाणिज्य मंत्री I चुंद्रीगर। संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर। विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली खान। आगे ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जो 1947 में बना था, उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री और वैज्ञानिक शोध कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले के मंत्री
सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। शिक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम मंत्री जगजीवन राम। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। वाणिज्य मंत्री CH भाभा। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। वित्त मंत्री RK षणमुगम शेट्टी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री BN गौडगिल। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके सचिव BP मेनन थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुआ? 114 दिन। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर कितना रुपये खर्च हुए? 63,96,729। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब उसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे ध्यान दीजिए, संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 88, 391, 92, 93 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए कुछ अन्य कार्य: इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को ही। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब किया? 26 जुलाई 1947 को। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिनमें नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य ने किया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान के उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, चैप्टर 3 देखिएगा। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें इस संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार के हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की मुख्य बातें। अर्नेस्ट बर्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु कहा है। बर्कर के अनुसार प्रस्तावना संविधान की कुंजी है और यह संविधान के विचारों और आदर्शों का सार प्रस्तुत करती है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन
समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, भारतीय लोगों को की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। बेड़ुबारी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेड़ुबारी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान की मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टता संसद औसत संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह जो संविधान जो अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ किसकी देन है? फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अपने प्रकृति में अर्ध संघीय माना है। उन्होंने भारत के संविधान को संरचना में संघीय और भावना में एकात्मक माना है, जिसके कारण इसे अर्ध संघीय कहा जाता है। यह सार्वभौमई बनाम भारत संघवाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का अंग माना था। हाय साथियों, आज यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा वीडियो में रहेगा नेक्स्ट डे। जय हिंद।